हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट सेशन में हमने महाराष्ट्र को कवर किया था और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य हमारा बच गया है जिसका नाम है गोवा। तो आज का जो सेशन हमारा होने वाला है उसके वो होने वाला है गोवा के ऊपर। गोवा जो अपने बीचेस के लिए जाना जाता है और इसके अलावा टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए जाना जाता है, उस गोवा के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलें तो स्टार्ट करें सेशन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम कुछ उसी प्रकार से, जैसे कि हम लास्ट सेशंस में कुछ टॉपिक्स को कवर करते आए हैं, वैसे ही आज के इस सेशन में भी हम इसकी लोकेशन देखेंगे, देन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसकी फिजियोग्राफी कैसी है उसके बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री बड़ी ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, एग्रीकल्चर कैसा है यहाँ का, और टूरिस्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं, पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें लोकेशन की, तो गोवा, हमने लास्ट सेशन में जो महाराष्ट्र राज्य देखा था, जो कर्नाटक राज्य देखा था, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा राज्य यहाँ अरब सागर के किनारे, अरेबियन सी के किनारे देखने को आपको मिलेगा। इसके नॉर्थ में महाराष्ट्र स्टेट है, ईस्ट में देखेंगे तो कर्नाटक, साउथ में देखेंगे तो कर्नाटक, वेस्ट में देखेंगे तो अरब सागर, अरेबियन सी हमें देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। कोस्ट लाइन अगर हम देखें तो 103 किलोमीटर, 103 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन, तट रेखा हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे ये कब बना था, तो 1987 में, आज जो हम गोवा राज्य को देख रहे हैं वो 30 मई 1987 1987 में देखने को मिला था। तो सर भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, फिर ये बीच के 40 साल क्या हुआ है? बीच के 40 सालों में इसकी थोड़ी अलग टाइप की कहानी है जिसके बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। एरिया इसका 3702 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। कैपिटल इसकी पणजी है। लैंग्वेज जो यहाँ बोली जाती है कोंकणी और मराठी। मराठी महाराष्ट्र के पास में होने की वजह से मराठी और कोंकणी भाषा देखने को मिलती है। दो ही डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, दो ही डिस्ट्रिक्ट, दो ही जिले देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी काफी जबरदस्त है, 394 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एवरेज, नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा देखने को मिलती है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें, सेक्स रेशियो वो भी नेशनल एवरेज से ज्यादा है, 973, यानी 1000 मेल्स पर 973 फीमेल्स, महिलाएं देखने को हमें मिलती है। लिटरेसी रेट काफी अच्छी है, 88.70% यहाँ की लिटरेसी रेट है। हालांकि हमने केरल और ऐसे कुछ राज्यों को देखा है जहां पर की बड़ी जबरदस्त लिटरेसी रेट है, उनके सामने इसकी कम है, बट स्टिल बहुत अच्छी लिटरेसी रेट यहाँ देखने को मिलती है। उसमें भी पुरुषों की, जैसा हम देख रहे हैं हर राज्य में पुरुषों की लिटरेसी रेट ज्यादा है वैसी है, और महिलाओं की थोड़ी सी कम, 84% के आसपास देखने को मिलती है। ये राज्य जो आज हम देख रहे हैं ये बेसिकली भारत के आजाद होने के बाद भी भारत का हिस्सा नहीं था। 1961 में इसको हमने अपने अंदर मिलाया, भारत में इसको एनेक्स किया गया, उसकी भी कहानी अभी आगे देखेंगे कि कैसे एनेक्स हुआ। फिर जब ये एनेक्स किया गया तो दादरा नगर हवेली और गोवा ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। बाद में 1987 30 में 30 मई 1987 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, और उसके बाद में ये एक स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। 12 अगस्त 1987 को भारत का ये 25वां राज्य, 25th स्टेट बन गया। उससे पहले ये गोवा, दमन और दीव तीनों यूनियन टेरिटरी के रूप में देखने को मिलते थे। तो 1987 से ही इसका उद्भव एक राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में देखने को मिलता है। भारत का सबसे छोटा राज्य देखने को हमें मिलता है ये, एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से 4th स्मॉलेस्ट स्टेट, चौथा सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। फिजियोग्राफी की बात करेंगे तो बहुत छोटा राज्य है। यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक से होकर के वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट कुछ इस प्रकार से निकल रहा है। तो पश्चिमी घाट का कुछ हिस्सा, पर्वतीय क्षेत्र यहाँ देखने को मिलेगा, और बाकी जो इसके वेस्ट में जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, पश्चिमी तटीय मैदान हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये सारा का सारा ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक नदी आपको दिखाई देगी, तेरेखोल नदी, तेरेखोल रिवर, जो इस तरफ महाराष्ट्र को गोवा से सेपरेट करने का काम करती है। गोवा राज्य का विस्तार या महाराष्ट्र राज्य का विस्तार, इस नदी, ये नदी उनकी एक नेचुरल बॉर्डर, प्राकृतिक सीमा बनाती दिखाई देती है। कुछ और प्रमुख नदियों की बात करें
तो यहाँ एक नदी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ मांडवी नदी जो एक मेजर रिवर है गोवा की, वो दिखाई देगी आपको। यहाँ एक और मेजर रिवर दिखाई देगी, दैट इज द जुआरी रिवर, जुआरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसी कुछ नदियां यहाँ इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। बारिश अच्छी होती है। वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न हिस्सा है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा है। अरब सागर से आने वाला जो मानसून है उसकी वजह से अरेबियन सी की जो ब्रांच है, अरब सागर की शाखा, उसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बारिश, लगभग 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस जगह पर 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश इस क्षेत्र में देखने को हमें मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बारिश मानी जाती है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में, इतिहास में हाँ जी, आप सभी के स्टेट्स जो हैं वो भी कवर होंगे धीरे धीरे, एक के बाद एक स्टेट जो है वो कवर होगा। टेंशन ना लो, सबके स्टेट, सबके राज्यों का नंबर आएगा। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो गोवा मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तब मौर्य साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक था। उसके बाद की अगर हम बात करें तो शातकर्णी जो सातवाहन वंश था, सातवाहनास के नाम से जिन्हें जाना जाता है, आंध्र सातवाहनास के नाम से जाना जाता है, वो आंध्र सातवाहन वंश का यहाँ पर साम्राज्य था। उस समय पर भी गोवा जो है उस समय पर इसका नाम गोपकट्टम या गोमांतक, इस नाम से इसको उस समय पर जाना जाता है। महाभारत में भी अगर हम उठाएं तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है, महाभारत में 18 पर्व है, तो उसमें से जो भीष्म पर्व है उसमें भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, यही नाम गोपकट्टम या गोमांतक नाम से, ये वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर मुस्लिम रूलर्स का टाइम आता है और गोवा जो है बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता है। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स 1471 से लेकर के 20 सालों तक जो है गोवा बहमनी शासकों के अधीन रहता है। उसके बाद 1489 में बीजापुर के जो आदिल शाह थे उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया, आदिल शाह के कब्जे में ये आ गया। फिर आप जानते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होता है, यूरोपियों का आगमन होता है, और यूरोपियंस में सबसे पहले हमारे यहाँ पर आते हैं पोर्टुगीज, पुर्तगाली। उन पोर्टुगीज में सबसे पहला जो क्षेत्र कवर किया गया दैट वाज गोवा। गोवा में उनका सबसे पहला कब्जा होता है, और एक गवर्नर जो उस समय के थे, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है इतिहास में, अल्बुकर्क, अल्फोंसे दे अल्बुकर्क के नाम से इनको जाना जाता है। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर का जो शासन था उससे गोवा को अपने कब्जे में ले लिया, अपने हिस्से में ले लिया 25 नवंबर 1510 को। 1510 के बाद से लेकर के लगभग अगले 450 साल ये क्षेत्र पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहने वाला, पोर्टुगीज के कब्जे में ही रहने वाला है 1961 तक। 1961 में जाकर के भारत इसको फिर से अपने हिस्से में लेने वाला है। तो पोर्टुगीज सबसे लास्ट में जाने वाले, सबसे पहले आने वाले लोग थे भारत में, सबसे लास्ट में जाने वाले भी यही लोग थे भारत से। तो ये यहाँ से निकल करके जाते हैं। यहाँ से अल्बुकर्क जो है उन्होंने ये क्षेत्र, गोवा का जो एक क्षेत्र है, सेंट कैथरीन जो एक चर्च है, उसके चर्च को सुपुर्द कर दिया, मतलब समर्पित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक फेमस व्यक्ति है फ्रांसिस जेवियर। फ्रांसिस जेवियर जो हैं, जो कि उस समय पर एक बड़े प्रिस्ट माने जाते थे, पुजारी माने जाते थे, बड़े पादरी माने जाते थे। उनका विजिट जो है स्पेन से यहाँ पर गोवा में आए, वो 1542 ईस्वी में यहाँ पर आए, और बड़े उत्साही धर्म प्रचारक थे। यहाँ पर ईसाई धर्म जो है उसका जबरदस्त प्रचार किया, और उनको यहाँ पर संत माना जाता था, लोगों की सेवा करते थे, लोगों के लिए काम करते थे। इस वजह से एक बड़े संत के रूप में उनको यहाँ पर माने जाने लगा। 1542 से 1552 तक वो यहाँ रहे, 10 साल लगभग, और 1552 में उनकी डेथ हो जाती है, 1552 में। जब उनकी डेथ होती है तो उनको, उनके लिए एक पूरा ग्लास का कवर बनाया जाता है, ग्लास का बक्सा बनाया जाता है, कांच का बक्सा बनाया जाता है। उसके अंदर उनकी डेड बॉडी को रख करके फिर पणजी के पास में ओल्ड गोवा जो है वहां पर एक गांव है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, या हिंदी में इसे हम कहते हैं बॉम जीसस का बेसिलिका, गांव का नाम है, पोर्टुगीज नेम है। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के अंदर गांव का नाम है, उसके अंदर एक चर्च बना करके रखा गया, जो कि चर्च काफी फेमस है। आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसको जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसको
स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है। उसी समय पर अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, टाइप किया हुआ जो प्रिंटिंग प्रेस से जो छपता है मटेरियल, वो भी भारत में उस प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया प्रारंभ होने लगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे 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 हम भारत के दूसरे हिस्सों में देखते हैं कि क्रांति स्टार्ट होने लगी, रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ, वैसे ही यहाँ पर भी पोर्टुगीज पुर्तगाली लोग जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं उनके खिलाफ धीरे 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 आंदोलन मूवमेंट्स स्टार्ट होने लगे। उस आंदोलन में जैसे कि हम बात करें पिंटो षड्यंत्र या राणे लोगों का विद्रोह, महाराष्ट्र के राणे लोग जो हैं उनके द्वारा किया गया विद्रोह, ऐसी कुछ घटनाएं 1787 में पिंटो विद्रोह देखने को मिला, हमें षड्यंत्र देखने को मिला। राणे लोगों का विद्रोह 1823 में हमें देखने को मिला। ऐसी कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम ये सब पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास में ये सारी बात होती है। सतारा के जो राणे थे उन्होंने 1755 से लेकर के 1824 तक बार बार लगभग 14 बार जो है वो इसको यहाँ पर आंदोलन चलाया। हालांकि 14 ही बार पुर्तगालियों ने उसका दमन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, क्रश कर दिया, वो सारा का सारा आंदोलन इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1823 और 24 में भी फिर से प्रयास किए गए, हालांकि पुर्तगालियों ने इसको फिर से दबा करके रख दिया। उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन के अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति थे यहाँ के लूसी फ्रांसिस्को गोमेज। लूसी फ्रांसिस्को गोमेज ने सबसे पहले यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता यानी गोवा को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और 1862 के आसपास की यह घटना हमें देखने को मिलती है। 1880 में प्रोटेस्ट किया गया, जहां पर जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे उनके अंदर किसी तरह की धांधली हुई है, ये मान करके लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो धांधली कर करके जीत जाते हैं और हमेशा हमारे ऊपर शासन करते रहते हैं। ये जो पुर्तगाली हैं ये जबरदस्ती के धांधली करके जीत जाते हैं और फिर हमारे ऊपर शासन करते रहते हैं, तो इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए, इनको यहाँ से भगा देना चाहिए। तो मारगांव जो चर्च है उसके सामने से ये रैली जब निकली तो बहुत सारे लोगों पर गोली चलाई गई, रैली के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर गोली चलाई गई और लगभग 23 लोग 23 पर्सन्स यहाँ पर मारे गए। उसके बाद धीरे 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 दूसरे जो नेशनल मूवमेंट्स थे वो धीरे 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 गोवा में भी आने लगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय पर चल रहे थे वो यहाँ पर भी आने लगे। अगर हम बात करें 1946 की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उस समय जो हमारा आंदोलन चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ पर भी लेकर के आते हैं, यहाँ पर भी लोग जो हैं उनके साथ में जुड़ते हैं। एंड 1954 में इसमें थोड़ा सा हमें सफलता मिली। हालांकि भारत 1947 में आज़ाद हो चुका था लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स से, यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था ही नहीं। जिस जगह की गोवा की हम बात करें यहाँ पर क्योंकि ब्रिटेन का शासन था ही नहीं तो बाकी जो हिस्से ब्रिटेन के कब्जे में थे, जो देशी रियासतें जो थी वो सब भारत के साथ में जुड़ती चली गई। पुर्तगालियों ने अभी तक यहाँ पर कब्जा नहीं छोड़ा है, पोर्टुगीज ने यहाँ पर कब्जा नहीं छोड़ा है। तो ये जो आंदोलन, जो मूवमेंट यहाँ पर चल रहा था उसके चलते हुए यहाँ पर दादरा नागर हवेली और दमन, ये कुछ हिस्से जो महाराष्ट्र और गुजरात के पास में हमें देखने को मिलते हैं, हम आगे इनके बारे में भी बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी बात करेंगे, लोकेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, जैसे आज हम गोवा को देख रहे हैं वैसे ही। तो उस समय पर ये सारे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इन सबको जब अपनाया जा रहा था लोगों के द्वारा, ये सारे आंदोलन किए जा रहे थे, तो 1954 में जाकर के 1954 में जाकर के इन तीन हिस्सों को पुर्तगालियों द्वारा छोड़ा गया। दादरा नागर हवेली और दमन को जाकर के उन्होंने छोड़ा। हालांकि अभी भी गोवा वाला हिस्सा इन लोगों ने अभी तक भी नहीं छोड़ा है। अब आगे आजाद गोमंतक दल, यहाँ पर एक और जो दल या सेना या पार्टी हम कह सकते हैं वो जो काम कर रही है, ये आजाद गोमंतक दल ने यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्स के साथ में रिबेलियन जो है वो चालू रखा ताकि वो पुर्तगालियों को परेशान करते रहे और अल्टीमेटली पुर्तगाली यहाँ से उठ करके चले जाएं। फिर हमें ऐसी सूचना मिलती है कि पुर्तगाल का जो गवर्नर है जो यहाँ पर शासन कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ में कुछ बातचीत चल रही है उनकी, हो सकता है कि ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला जाए। जब हमें ऐसी सूचना मिली कि इन लोगों की, जो पुर्तगाली जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, उनकी
पाकिस्तान के साथ में बातचीत चल रही है, तो फिर हमने सोचा कि कहीं हो सकता है कि ये हिस्सा अगर भारत के पास में ना रह करके पाकिस्तान के हाथ में आ गया, तो उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दो हिस्से तो थे ही, एक और पाकिस्तान का हिस्सा हमारे पास में और देखने को मिल जाएगा। तो वैसी स्थिति में हमने फिर 18 दिसंबर को जो मेजर जनरल थे केपी कैंडेथ, उन केपी कैंडेथ की लीडरशिप में ऑपरेशन विजय नाम का एक ऑपरेशन चलाया, और उस ऑपरेशन विजय के तहत हमने 18 दिसंबर को यहाँ इस पूरे राज्य की घेराबंदी कर दी, चारों तरफ से इस राज्य को घेर लिया, और बिना किसी ज्यादा लड़ाई के 19 दिसंबर को विदाउट फाइटिंग, बिना किसी लड़ाई के 19 दिसंबर को ये लोग गोवा को छोड़ करके चले गए। तो 1961 में जाकर के, 1961 में जाकर के अल्टीमेटली ये हिस्सा इन लोगों द्वारा छुड़ाया गया। तो जो अल्बुकर्क के समय पर यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो अब आकर के खत्म होता है 1961 में। और फिर 30 मई 1987 को, पहले ये 1961 से लेके 1987 तक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम कर रहा था। 1987 में जाकर के इसको एक अलग राज्य, पूर्ण राज्य, कंप्लीट स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, और उसके बाद से फिर ये एक राज्य के रूप में काम करता हुआ हमें देखने को मिलता है। ऐसा कुछ इतिहास, ऐसी कुछ हिस्ट्री इसकी हमें देखने को, इस राज्य की देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो एक ही सदन यूनिकैमरल सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, और विधानसभा में 40 सीटें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, दो ही जिले, बहुत छोटा राज्य है तो दो ही जिले देखने को इसमें मिलते हैं। वास्को डा गामा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जिस शहर में वास्को डा गामा आया था सबसे पहले जमोरिन के समय पर, तो वास्को डा गामा यहाँ का सबसे बड़ा शहर आज गोवा में देखने को मिलता है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें इस राज्य से हैं, और 1 राज्यसभा सीट इस राज्य से देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इस वजह से सीटें यहाँ पर कम ही देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर की बात करें, खेती, वैसे बहुत छोटा राज्य है लेकिन मैदानी क्षेत्र ज्यादा है इनके पास में, तो राइस की खेती यहाँ अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसके अलावा रागी, काजू और कोकोनट, इनकी खेती भी यहाँ अच्छी देखने को हमें मिल जाती है। यानी समुद्र का किनारा है तो खारा पानी उपलब्ध है, तो खारे पानी में कोकोनट का खेती अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेटराइट सॉइल है तो काजू की खेती अच्छी देखने को मिल जाती है, और रागी की खेती भी यहाँ देखने को मिल जाती है। टोटल एरिया इतना हेक्टेयर, 1,60,320 हेक्टेयर कल्टीवेटेड इस राज्य में देखने को मिलता है, और 30,632 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर कि चावल की खेती, धान की खेती देखने को मिलती है, और 100 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहां पर कि पानी भरा हुआ, मीठा पानी भरा हुआ हमें देखने को मिलता है। राज्य में बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखने को हमें मिलते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो सबको मिलाकर के लगभग 21,056 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर कि इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध देखने को मिल जाती है। आगे बात करें अगर हम इंडस्ट्रीज की, तो ये राज्य जो है आयरन ओर और मैंगनीज के एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है। लोह अयस्क और मैंगनीज, इनका अच्छा खासा निर्यात या बाहर दूसरे राज्यों को भेजा जाता है, यहाँ से आत्मनिर्भर है इन क्षेत्रों में। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 34% फॉरेस्ट है, जो कि हमारा नेशनल टारगेट जो है उससे भी ज़्यादा है, और जो हमारा फिलहाल नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। हमें 1/3 यानी 33% फॉरेस्ट चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 34% फॉरेस्ट देखने को हमें मिल जाते हैं। 62% पेड़ साल में लगभग 52,477 टन मछली, यानी फिशिंग इंडस्ट्री भी यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। मत्स्य पकड़ने का, मछली पकड़ने का जो उद्योग है वो भी यहाँ अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग 1551 ट्रॉलर जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी नेट होती है जो नाव के पीछे लगा दी जाती है, वैसे ट्रॉलर्स देखने को मिलते हैं, और 2,450 ऐसी देशी नावें, लोकल बनी हुई नावें देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं, जिससे कि मछली पकड़ने का काम करता है। इस सारे मछली पकड़ने के काम से लगभग 40,000 लोगों को रोजगार यहाँ मिलता है, ऑक्यूपेशन जो है उनको यहाँ मिलता है। इसके अलावा छोटा राज्य है, फिर भी यहाँ पर 12 लार्ज इंडस्ट्रीज, 11 मध्यम दर्जे की इंडस्ट्रीज और 4,552 छोटे प्रतिष्ठान, छोटी इंडस्ट्रीज
देखने को मिल जाती है। और विकास की जो दर है यहाँ पर, रेट ऑफ ग्रोथ है, वो अराउंड 6% मानी जाती है, जो कि काफी अच्छी है। इस छोटे से राज्य के अनुसार काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें अगर हम टूरिस्ट सेंटर्स की, पर्यटन केंद्र के रूप में गोवा एक बड़ा ही जबरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है, जहां देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं। गोवा अपने बीचेस के लिए जाना जाता है, समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 लाख टूरिस्ट, जिसमें से लगभग 1.25 लाख फॉरेन टूरिस्ट हैं, वो हर साल भारत आते हैं, गोवा आते हैं। 10 लाख टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं, जिसमें से 1.25 लाख लोग फॉरेन टूरिस्ट हैं, विदेशों से आए हुए मेहमान हैं, हमारे पर्यटक हैं, जो कि यहाँ पर इसको विजिट करने के लिए आते हैं। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो ओल्ड गोवा, पुराना बसा हुआ जो गोवा है, जहां पर हमने अभी एक गांव का नाम लिया ही था, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जहां पर हमने एक चर्च की बात करी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा फ्रांसिस जेवियर की जहां पर बॉडी दफनाई गई है। अदर फेमस प्लेसेस की अगर हम बात करें तो सेंट कैथेड्रल चर्च, एसीसी चर्च, ऐसे कुछ चर्च हैं जो कि यहाँ के फेमस चर्च हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा पोंडा, मंगेशी, शिव मंदिर, शांत दुर्गा मंदिर, नागेशी मंदिर, ऐसे कुछ और मंदिर, हिंदू मंदिर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। पणजी में मांडवी नदी पर पौला, अरावेलम, मेमई झील, दूध सागर वाटरफॉल, बोंडला पशु अभ्यारण्य, मार्मागोआ बंदरगाह, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। दूध सागर वाटरफॉल आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के अंदर भी देखा होगा, जो काफी ऊंचे से गिरता हुआ वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है। तो वाटरफॉल्स के लिए गोवा जाना जाता है, इसके अलावा चर्च के लिए गोवा जाना जाता है, बीचेस के लिए गोवा जाना जाता है। इन सब चीजों के लिए ये बड़ा ही फेमस स्थान हमें देखने को मिलता है। यस, तो इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा गोवा का एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। गोवा को हमने मोटा मोटी सारे एस्पेक्ट जो हैं उनको कवर करने की यहाँ पर कोशिश करी है। इन डेप्थ हम क्लास में करते ही हैं, यहाँ पर हमने उसको थोड़ा ऊपर से जानने की कोशिश की है। आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट है, हमारा 99 रुपीज में जो महा आंदोलन चालू हुआ है, जिसमें हमने आपको 99 रुपीज में जीएस प्रीलिम्स की क्लासेस दी, सी सेट की क्लासेस दी, 199 रुपीज में यूपी पीसीएस की क्लासेस अवेलेबल कराई, वैसे ही 99 रुपीज में आप लोगों के लिए मैपिंग का बैच लेकर आया हूं मैं। मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं। 6 फेब अपकमिंग मंडे, आने वाला जो मंडे है, उससे हमारी क्लासेस चालू होंगी और इसके अंदर हम वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया की मैपिंग दोनों को कवर करेंगे। मैपिंग जैसा आप जानते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही, मेंस में भी बहुत काम आने वाला हमारा एक हथियार है, एक टूल है, जो कि हमारी समझ के दायरे को बढ़ाता है। और यूपीएससी चाहती है कि आपका समझ का दायरा उतना विकसित है या नहीं, या आप चीज़ों को रट रहे हैं, इसीलिए वो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछ लेती है, ताकि जो भीड़ ऐसी है जिसने मैपिंग पढ़ी नहीं है, जो मैपिंग को जानते नहीं है, वो वही प्रीलिम्स में ही छट जाए, मेंस तक पहुंचे ही ना। इस वजह से मैपिंग के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इन्वॉल्व हमें देखने को मिलते रहे हैं। कहीं ना कहीं 5 से लेकर के 15 क्वेश्चन, अलग अलग सालों में अगर हम देखेंगे तो 5 से लेकर के 15 क्वेश्चन लगभग हर साल हमें देखने को मिलता है। लास्ट ईयर 2022 प्रीलिम्स में 13 क्वेश्चंस हमें मैपिंग वाले पार्ट से देखने को मिले हैं। तो मैपिंग अपना इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा बनाए हुए हैं, अपनी कंटेम्प्रेरीनेस को हमेशा बनाए हुए हैं। और बच्चे जनरली मैपिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि टेंडेंसी, प्रवृत्ति थोड़ी रटने की होती है, जिसकी वजह से वो मैपिंग को भी रटने की कोशिश करते हैं। मैपिंग कभी रटने का सब्जेक्ट रहा नहीं है, मैपिंग हमेशा जानने का, लर्निंग का सब्जेक्ट है। तो मैपिंग को कैसे हम तैयार करें, मैपिंग के नोट्स कैसे तैयार करें, कैसे हम इसको पढ़ें, किन सोर्सेज से पढ़ें, एटलस को कैसे पढ़ें, मैपिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, मैपिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे इस बैच के अंदर। और साथ ही साथ हम कुछ मैपिंग करेंगे भी, वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीपों को हम घूमेंगे, एक एक महाद्वीप के बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हम गेन करेंगे, ताकि अब हम अगर उस महाद्वीप के बारे में कभी कोई न्यूज़ आती है, करंट अफेयर्स में कोई जगह रहती है, तो हम उसको आसानी से जान पाए, आसानी से उसे ग्रेस्प कर सके, उसकी लोकेशन को देख सके, क्योंकि हम मैपिंग कर चुके होते हैं, उस कॉन्टिनेंट को ऑलरेडी जान रहे होते हैं, तो उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स में या कहीं हमें देखने को मिलती है, तो हम उसके साथ में जुड़ सकते हैं। हमारा जो जुड़ाव है उस सब्जेक्ट के साथ में, उस न्यूज़ के साथ में, उस टॉपिक के साथ में, वो किसी सब्जेक्ट विशेष का भी हो सकता है। हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, किसी लोकेशन की बात चल रही है, वो सारी चीज़ें हम जुड़ पाते हैं, उन चीज़ों से प्रॉपर कनेक्ट हो पाते हैं
क्योंकि हम मैपिंग कर चुके होते हैं। जो बच्चे मैपिंग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मैपिंग को रटते रहते हैं, तो वो हिस्ट्री में भी चीजें रटते ही रहते हैं। फला जगह पर ऐसा हुआ था, फला नदी के किनारे ऐसा होता, वो जगह कहाँ है, वो नदी कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हम रट लेते हैं। तो वो रटने की टेंडेंसी को छोड़ते हुए सीखने की प्रवृत्ति को हम अपनाएं, उसके लिए ये एक प्रयास है मैपिंग का, जिसके अंदर हम 99 रुपीज में आप लोगों के लिए ये बैच लेकर के आ रहे हैं, ताकि ये सभी के लिए अफोर्डेबल रहे। और हमारी जो ऐप है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, उस पर जाकर के आप ये बैच आपको शो हो जाएगा, वहां पर जाकर के आप पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। वहां आपके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स वहां पर मेंशन्ड आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा पार्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं मात्र 99 रुपीज में। मंडे से क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है। अभी भी कोई बच गया है, रह गया है, तो वो जल्दी से जल्दी इस बैच को ले ले, क्योंकि तब आप उस दिन जाकर के उस बैच को खरीदने की कोशिश करेंगे तो फिर जैसा पिछली बार हुआ था, ऐप क्रैश हो गया था, सर्वर डाउन हो गया था, वैसी स्थितियां ना बने, इसलिए पहले से ही इस बैच को परचेज कर लें, ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत रहे, फिर टेक्निकल किसी तरह की प्रॉब्लम ना खड़ी हो। चलिए, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम अगले राज्य के साथ में, अगले स्टेट के साथ में जुड़ेंगे और उस स्टेट को हम पढ़ने की कोशिश, जानने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।